ये लोग बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है सर। हाँ, देखिए, ये जाहिर करता है डेस्परेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का, और ये दिखला रहा है कि बंगाल की डिफीट के बाद नरेंद्र मोदी शेकन है और उनको अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। देखिए, ऐसा है कि इस चुनाव में हमारे जो विकृत जनतंत्र का यथार्थ है वो एकदम उभर कर नग्न रूप में सामने आ गया है। कितना भी तानाशाही नेता और सरकारें ये कोशिश करें कि दबा सकें मामले को, जो सूचना है उसे दबा सकें, घटनाओं को दबा सकें, शायद आज के दौर में ये असंभव है। और आप मतलब इस मूर्ख अफसर की इनसिक्योरिटी देखिए कि घर जाके मिठाई खिला रहा है उसको और फोटो भी ट्विटर पे डाल रहा है, क्योंकि आप डर गए थे एक्चुअली। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकतंत्र के लिए बेहद चिंता और बेहद शर्म का दिन है कि पहले से ही गिरते हालात और बदतरीन स्थिति को उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो और ज़्यादा चिंता और आशंकाएं पैदा होती हैं कि अब आने वाले दिन हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भारत का संविधान लागू नहीं होता है? क्या उत्तर प्रदेश में भारत का जो कानून है और जो कायदे हैं क्या वो लागू नहीं होते? फिलहाल जो पंचायत चुनाव है, अगर उनकी पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो जिस तरह से लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, जिस तरह से महिलाओं का हमने कैमरे पे देखा चीरहरण होते हुए, पुलिस अधिकारियों को पूरी तरीके से नतमस्तक होते हुए और इस तरह के वाक्य कहते हुए कि ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज में इस डायलॉग को इस्तेमाल किया गया हो कि बीजेपी वाले बम लेकर आ गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस तरह से फोन पर बात करते हुए बाकायदा देखे गए हैं, रिकॉर्ड करते हुए देखे गए हैं। और इस सब के बाद अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो स्थानीय स्तर के चुनाव के लिए जितनी रस्साकशी, जितना संघर्ष देखा जा रहा है, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि भाजपा के लिए जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर जो उनका आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। जानकार ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की हार के बाद उसको अपने गले के नीचे से नहीं उतार पा रही है भाजपा, और इसीलिए सुनिश्चित करना चाहती है कि जो चेहरा है, जो तमाम हाव भाव हैं और जो हवा है वो उसके फेवर में बनती हुई नजर आए। और इसीलिए न सिर्फ कि मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि स्थानीय चुनाव, पंचायत के चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिली है। तो क्या मायने हैं इसके? विपक्ष के लिए इसे किस तरह से देखा जाए और किस तरह से खुद पुलिस ने ये कहा है कि 14 से भी ज़्यादा इलाकों में, ज़िलों में जो है वो ये स्थिति पैदा हुई है जहाँ वायलेंस देखा गया है। इन जगहों पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और वायलेंस को रिपोर्ट किया गया है 14 से भी ज़्यादा इलाकों में, जिसमें सीतापुर है, बहराइच है, उन्नाव है, कन्नौज है, जौनपुर है, एटा है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है और इसके अलावा बाकी भी इलाके हैं। कैमरों पे हमने देखा ट्विटर पर इन वीडियोस को वायरल होते हुए, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक स्त्री का चीरहरण हो रहा है, उसकी साड़ी खींची जा रही है, नोची जा रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पत्रकार की पिटाई हो रही है। हम देख रहे हैं कि पत्रकार भरी दोपहरी में नीचे ज़मीन पर बैठकर हाय हाय कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ, उनके साथ जिस तरह का सुलूक हो रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वही पत्रकार जाके फिर उन्हीं पुलिस अधिकारियों के साथ मिठाई खा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो सूरत हाल नज़र आ रहा है वो किस तरफ लेके जा रहा है उत्तर प्रदेश को, जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वही कुछ महीनों बाद वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या जिसको जंगल राज कहा जा रहा है, क्या इस जंगल राज का जो एक तरह से सैंपल हमें देखने को मिला, क्या हम ये देखेंगे कि वो उसी तरह की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र? खास मेहमानों के ज़रिए इस मुद्दे को समझते हैं। इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर NC अस्थाना हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं केरला में, साथ ही ADG रहे हैं BSF और CRPF के। साथ ही दूसरे खास मेहमान शरद प्रधान हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कई दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को उत्तर प्रदेश में रहकर ही कवर करते हैं और समझते भी हैं। शरद प्रधान जी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि
जो वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये कहा कि भारत एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है, यानी कि एक चुनावी तानाशाही एक तरह से सिस्टम बन रहा है। लेकिन अब तो लगता है कि चुनाव में भी एक जो धांधली देखने को मिल रही है वो अपने आप में चिंता करने वाली है। लेकिन एक जो सवाल बार बार उठ रहा है वो ये कि हमेशा ये देखा गया है कि जिस भी पार्टी का राज होता है, उत्तर प्रदेश की खासकर बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव उसी के फेवर में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको फेवर करता है। इस बार क्यों हम सब इतना परेशान हैं? देखिए, ये बात सही है कि अपने अपने समय पे हर रूलिंग पार्टी ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। और पावर में होने का मतलब सिर्फ ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। पावर में रहने से उनके पास नाजायज दौलत भी बहुत रहती है और उस नाजायज दौलत का इस्तेमाल करते हैं टू बाय ऑफ पीपल। और ये जितने इनडायरेक्ट इलेक्शन है, देखिए जो इसमें एक बड़ी चीज समझने की बात है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था वो पंचायत के मेंबर्स का हुआ था। उसके बाद ये इनडायरेक्ट इलेक्शन जो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, तो जो डायरेक्ट इलेक्शन है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसमें बीजेपी की बड़ी बुरी हालत हुई। उसमें समाजवादी पार्टी ने लीड किया, उसके बाद बीजेपी उससे 100-150 सीट कम पे आई थी, फिर वो बीएसपी एंड कांग्रेस वगैरह थे। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन में ये सारे जितने हथकंडे हैं ये सारे अपनाते हैं कि खरीद फरोख्त करना, नाजायज मसल पावर का इस्तेमाल करना और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना। फर्क क्या है आज की पॉलिटिकल बीजेपी में और पार्टीज में कि अब इन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। पहले जैसे कहा जाता है आम भाषा में कि एक आंख की शर्म रहती थी, तो उसमें ये ठीक था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कोशिश नहीं करी कि डायरेक्ट इलेक्शंस करवा दे तो समस्या ही खत्म हो जाए, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्ट कराने में। बीजेपी ने उसको इतना लेजिटिमाइज कर दिया कि खुल करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और एसपी लेवल के ऑफिसर्स, पहले दरोगा लेवल के जो काम करते थे वो इन्होंने शुरू कर दिया कि पत्रकार को पीट दिया बिकॉज उसने फोटो खींच ली उनकी गलत हरकत करते हुए बीजेपी को करवाते हुए। बीजेपी वाला एसपी पीट रहा है एसपी को। ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। नहीं, लेकिन शरद जी पत्रकार ने पहले पिटाई खाई लेकिन उसके बाद मिठाई भी खा ली। हाँ, वो तो देखिए, उसको उसी जिले में रहना है, उसको डराया गया, धमकाया गया, उसको बोला गया कि तुम्हें यहाँ रहना है शराफत से, तो जो हम बोल रहे हैं वो करो। तो उसने अंडर ड्यूरेस जो वो काम किया कि पूरा, जबकि वो कह चुका था, स्टेटमेंट दे चुका था कि मुझे पहचानते थे, उसके बावजूद उन्होंने किया और बाद में उसने कहानी टूट। ये तो समस्या पर्टिकुलरली छोटे जिलों में होती है और स्पेशली जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है लाइक उत्तर प्रदेश, जहां पे अगर आपने जरा से भी सच बोलने की कोशिश करी तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बन जाएगा। और इसलिए और ज्यादा ये सिग्निफिकेंट है कि जो फर्क की बात कर रहे थे हम लोग कि बीजेपी हमेशा क्लेम करती रही है कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। तो ये डिफरेंस दिखा रहे हैं कि अब ये बता रहे हैं कि हम भी वही करेंगे। तो अपने आप को डिक्लेयर कहें कि फिर अपने आपको पार्टी विद अ डिफरेंस ना कहें कि बोले हाँ भाई हम भी गुंडागर्दी करते हैं। और उसकी पराकाष्ठा हो गई जी। इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और फर्क ये भी है शरद जी कि इंटरनेट का दौर है, ट्विटर का दौर है। अब ऐसा नहीं है कि आप रात के अंधेरे में सब कुछ बंद कर देंगे और वायलेंस हो जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। क्योंकि कितना भी तानाशाही नेता और सरकारें ये कोशिश करें कि दबा सकें मामले को, जो सूचना है उसे दबा सकें, घटनाओं को दबा सकें, शायद आज के दौर में ये असंभव है। और इसीलिए जब हम प्रेस फ्रीडम का जिक्र करते हैं तो प्रेस फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि वो एक छोटा पत्रकार जो पहले पिटाई खा के मिठाई खाता है, उसकी फ्रीडम जब तक सुनिश्चित नहीं होगी, शायद देश में प्रेस फ्रीडम को लेकर जो हमारा रिकॉर्ड है और बदतर होगा। डॉक्टर एनसी अस्थाना, ये बताइए कि प्रधानमंत्री के स्तर पर आकर जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम कह रहे हैं शर्म की बात है, वो कह रहे हैं गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह समझते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि पुलिस प्रशासन का जो रोल है उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या वो एक तरह से भारत के जो लोकतंत्र का जो शरण हो रहा है, लगातार जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें क्या हिस्सा निभा रहे हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के स्तर तक कैसे पंचायत इलेक्शन की बधाई देने की बात आ गई? इतनी असुरक्षा क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है कि इस चुनाव में हमारे जो विकृत जनतंत्र का यथार्थ है वो एकदम उभर कर नग्न रूप में सामने आ गया है। इसको एक मैं क्वांटिटेटिव एग्जांपल से समझाता हूं। 825 सीट थी, 825 में 349 जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित हुए, इसका मतलब ये है कि आपका इतना दबदबा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आपके खिलाफ पर्चा भी दाखिल कर सके। इसका और कोई मतलब नहीं है।
इसको अब अगर देखिए कि अगर कोई मतलब चलताऊ भाषा में गुंडा तंत्र बोल दे तो लोग नाराज हो जाएंगे, कूदने लग जाएंगे उसके ऊपर। इसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में एक प्रॉपर वर्ड है, इट्स कॉल्ड क्रेटोक्रेसी। क्रेटोक्रेसी का अर्थ है कि रूल ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सीज पावर थ्रू फोर्स और थ्रू कनिंग। तो ये क्रेटोक्रेसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके पहले जब 75 सीट के चुनाव हुए थे तो उसमें भी 22 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये निर्विरोध निर्वाचित होना ही अपने आप में जनतंत्र का मजाक है। मतलब जब कंपटीशन ही नहीं हो रहा है तो जनतंत्र क्या हुआ। और आपने पुलिस प्रशासन की भूमिका की बात की, वो इतना हास्यास्पद हो गया था। पुलिस की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इन लोगों ने मई तक कोई 203 एफआईआर कर ली थी, जिसमें 2006 अभियुक्त बनाए गए थे। 2006 अभियुक्त में आप गिरफ्तारी केवल 621 की कर सके। ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। आप ही का जिला है, वहीं का गांव है, कहां बंदा भाग के जा रहा है, मतलब आप सबको क्यों नहीं अरेस्ट कर पाए। उसके उपरांत आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में 6000 आदमी को अंदर किया, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया, प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई और 7.28 लाख, लगभग 7.25 लाख जो लाइसेंसी हथियार थे उनको अंदर रखवा लिया। अगर ये सारी कार्रवाई करने के उपरांत भी 17 जिलों में वायलेंस हो गई और 2 जिलों में, सीतापुर में और हाथरस में, गोली भी चल गई, तो इसका मतलब ये जो कार्रवाई आपने की थी, 6000 आदमी को अंदर किया, 650 आदमी को पकड़ा, वो किसी मतलब की नहीं थी। या तो आपने सही आदमियों को पकड़ा नहीं, या फिर जो आदमी बाहर हैं वो आपसे डरते नहीं, या फिर सीधी सी बात है, या आप नाकारा हो या मिले हुए हो। चौथी स्थिति कोई नहीं हो सकती है जी। और ये जैसा कि शरद प्रधान जी ने भी जिक्र किया, ये डिसरोबिंग की जो घटना हुई है लखीमपुर में, उसमें मैं, चूंकि आपने इस शो में बुलाया है तो एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि निर्भया कांड के उपरांत क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 का था, उसमें आईपीसी में संशोधन करके 354 भी स्पेसिफिक एक्ट डाल दिया गया है फॉर डिसरोबिंग। लेकिन इसके बावजूद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाया। मैंने नोट किया है इसको, आपके बाद मैंने इसको चेक किया। एनडीटीवी ने इसको लिखा सारी वॉज यैंग्ड, न्यूज 18 ने लिखा सारी वॉज पुल्ड, इंडिया टुडे ने लिखा सारी वॉज पुल्ड, और जो इंडिया टीवी है उसने तो केवल मैन हैंडल लिखा। ये पूरे मतलब मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि गूगल मैंने 100 पेज तक चेक कर लिया, लेकिन जो जुर्म है, आप ये कह रहे हैं कि नए कानून के मुताबिक जो जुर्म है उसको हाईलाइट नहीं किया गया ताकि जुर्म की सजा तय न हो। को कम करके दिखाने का प्रयास किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल, टू बी फेयर, पायनियर में मैंने पाया कि डिसरोबिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी सबने अपराध की गुरुता को कम करके दिखाया। जबकि लखनऊ जोन की आईजी जो है महिला हैं, और उन्होंने इसके ऊपर ऐसी बात की कि भाई डबल लेयर बैरिकेडिंग थी। अरे यार, बैरिकेडिंग से क्या लेना देना है, पुलिस का डर होना चाहिए लोगों में ना। 10 पुलिस वाले भी बहुत इकबाल नहीं है, इकबाल नहीं शरद जी, मैं यहाँ पर मैं इस सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि इस सब की जड़ में भी हमें पहुँचना होगा कि क्यों देश के प्रधानमंत्री को, जो कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं कि भारत के इतिहास में नहीं देखा गया कभी, उनको एक लोकल स्थानीय पंचायत चुनाव पर आकर अपने को साबित करना पड़ता है कि हम अभी भी जीत रहे हैं। क्यों इतना पुलिस बल तैनात करना पड़ता है, क्यों जो है वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने फेवर में करने की कोशिश होती है। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि योगी के गुंडे करके ट्वीट कर रहे हैं वो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो असुरक्षा की ये भावना है, क्या ये इसकी वजह ये है कि जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर न पार्टी, न मुख्यमंत्री, न सेंट्रल लीडरशिप, न स्टेट लीडरशिप वो बिल्कुल आश्वस्त नहीं है? देखिए, ये जाहिर करता है डेस्परेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का, और ये दिखला रहा है कि बंगाल की डिफीट के बाद नरेंद्र मोदी शेकन है और उनको अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। और आपने देखा है एक उदाहरण उसका हाल ही में, जब यूपी में तनातनी हुई नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में, तो अल्टीमेटली योगी आदित्यनाथ को राउंड 1 मिल गया। जो मोदी के नुमाइंदे थे, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर गुजरात के, उनको एक यहाँ पोजीशन दी जानी थी जिसके लिए उनको MLC बनाया गया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट करा के। उनको योगी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये शायद पहली बार हुआ है 7 सालों में जब से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने कि उनकी मंशा किसी उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री ने
सुनने से, पूरी करने से इनकार कर दिया। तो जाहिर है ऐसी चीज होने पे आदमी कमजोर तो महसूस करेगा ही अंदर से, और उस वजह से ये डेस्परेशन है कि ये छोटी सी विक्ट्री को भी, जो ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन कहा जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री भी बधाई दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कर रहे हैं कि अपनी पीठ पर खुद ही थपथपा रहे हैं। जी, लेकिन मुझे ये कनेक्शन भी बताइए कि क्या जो पंचायत चुनाव है, अगर मान लेते हैं कि इसमें भाजपा की हार हो जाती, हालांकि ये भी मुश्किल होता है क्योंकि पार्टी लाइन पर और पार्टी सिंबल्स पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, तो ये कहना भी पूरे तरीके से 100% के कितने उधर के जीते क्लेम के अलावा बहुत मुश्किल है, और ये शायद तकनीकी बात है जो ज़्यादा लोगों को समझना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कनेक्शन क्या है। मान लेते हैं अगर भाजपा ये चुनाव हार जाती, पंचायत चुनाव, तो क्या इसका असर असेंबली पे पड़ता? नहीं, देखिए, इस इलेक्शन की, ये जो मेन पंचायत इलेक्शन हुआ था, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसका तो समझ में आता है, उसका असर पड़ता है, क्योंकि वो शो डिपिक्ट करता है रियल सेंस में लोग, पब्लिक पीपल्स मैंडेट, कि ये हवा इस तरफ झुका हुआ है हवा का। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये मैंडेट ऑल्टर कर दिया है, इसको मैनिपुलेट करके जो मैंडेट बदल दिया, तो इसका असर उस पर पड़ने की चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन इन लोगों को इसलिए डेस्परेशन रहता है, इससे माहौल बनता है, इससे ये माहौल बिल्ड करते हैं, और ये वर्ड ये चला जाता है कि वाह देखिए क्या कारनामा कर दिया, और जीत, ये अभी से पूरा वर्चस्व इनका कायम है। और योगी के केस में उनका व्यक्तिगत वर्चस्व की भी बात थी, क्योंकि योगी आज तक जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं या बनने से पहले, उनकी लीडरशिप में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा जा सका। जो भी जीत हुई, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनका नाम तो कहीं नहीं था, वो मुख्यमंत्री बने, वो मोदी का इलेक्शन था जी, 2019 मोदी का इलेक्शन था। तो ये पंचायत में इसलिए इनको बहुत ज्यादा, वरना अमूमन चीफ मिनिस्टर्स जो हैं पुरानी गवर्नमेंट्स में, और इसमें ये भी फर्क है कि पहले चीफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते थे पंचायत के इलेक्शन में, ये इतनी डीपली इन्वॉल्व हुआ क्योंकि इनको लगा हुआ था अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। और चीफ मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री के स्तर पर भी इन्वॉल्व हो गए। ऐसा लगता है कि मोदी बनाम योगी का जो, जी हाँ, टकराव है, ये जो मैसेजिंग की बात है कि उससे क्या होगा कि असेंबली के लिए भी माहौल बिल्ड कर लेंगे आसानी। जी हाँ, और टकराव भी साफ तौर पर ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री के स्तर तक भी जो है ये चुनाव अहमियत रखता है। अस्थाना जी, कई बार मन में सवाल ये आता है कि ठीक है, लोकतंत्र के इस पूरे शरण के लिए, इस नुकसान के लिए हम काफ़ी हद तक नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं, और रूलिंग पार्टी जाहिर है उसने जो 7 साल में उसका परफॉर्मेंस रहा है, हर रोज़ बैठ के मैं यहाँ उन्हीं का एक तरह से एक आकलन करती हूँ। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो यूपीएससी से चुने गए, जनता के पैसे पर वो तनख्वाह जो उन्हें जनता देती है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जब एक लोकतंत्र का ही जो दूसरा बदसूरत तानाशाही एक चेहरा हम देख रहे हैं, जिसमें एक प्राइवेट मिलिशिया की तरह अगर पुलिस अधिकारी और आईएएस ऑफिसर्स अगर काम करने लगे, तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि उनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए? आप सिर्फ समझेंगे कि भारत में यही दस्तूर रहा है कि नेताओं के मातहत ही काम करते रहे अधिकारी? आप एक आदर्श व्यवस्था की बात कर रहे हैं। दरअसल ब्यूरोक्रेसी का ये चरित्र दशकों पूर्व ही समाप्त हो गया था। आप ऐसे देख लें कि ऑल इंडिया सर्विस कहने को खाली ऑल इंडिया सर्विस रहते तो वो जिस स्टेट में, जिन लड़कों को ज्यादा डिप्रेशन नहीं करना होता है, वो तो स्टेट में ही रहते हैं और वर्चुअली स्टेट सर्विस के ही हो जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस की तरह से रेलेवेंस ही खत्म हो गई है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने देखिए सरेंडर नहीं किया, ये एक भ्रम है। ये एक्चुअली एनएन वोहरा कमेटी ने एक मतलब बेवकूफी की बात फैला दी थी कि मतलब क्रिमिनल पॉलिटिशियन पुलिस का नेक्सस है। ये नेक्सस जो है ये उससे व्यापक है, इसमें सारे प्रभावशाली लोग, इवन मीडिया के लोग इसमें शामिल हैं, और ये सब मिलकर लूट रहे हैं। अब मतलब ये कहना, देखिए ये जो बच्चों ऐसी बातें होती हैं जो मतलब कुछ अफसर करने लगते हैं, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेना चाहता कि भाई मेरा साल में इतनी बार ट्रांसफर हो गया, वो सब बच्चों ऐसी बातें हैं, ट्रांसफर सरकारी नौकरी में होते रहते हैं। लेकिन फैक्ट ये भी है कि ये सारे लोग नेताओं के साथ, बिजनेसमैन के साथ मिलकर, मलाई सभी लोग मिलकर खा रहे हैं। उसमें उनसे निष्पक्षता की अपेक्षा करना जो है व्यर्थ है, और उसके लिए यूपीएससी को या मसूरी एकेडमी को या हैदराबाद एकेडमी को दोष देना भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कैरेक्टर इनबॉर्न होता है। मैंने इस सिलसिले में बहुत सारे ट्वीट किए थे। कैरेक्टर इनबॉर्न होता है और सिखाया नहीं जा सकता है। अब आप उस तिवारी जी पत्रकार का बयान ही देखिए, वो गरीब इतना ब्लैंक चेहरा लेकर अपना स्टेटमेंट दे रहा है जैसे कि उसके कमर में पीछे से किसी ने बंदूक अड़ा रखी हो कि तुझे यही यही बोलना है। मतलब
जिस तरह से किसी के गिरफ्तार होने पे उसका बयान लिया जाता है, इस तरह से वो गरीब आदमी अपना बयान दे रहा है। और आप मतलब इस मूर्ख अफसर की इनसिक्योरिटी देखिए कि घर जाके मिठाई खिला रहा है उसको और फोटो भी ट्विटर पे डाल रहा है, क्योंकि आप डर गए थे एक्चुअली। एक दो चार ट्वीट जो हो गए जिनके ऊपर इतना हल्ला हो गया, उससे वो डर गए, उनके दिल में चोर था। तो ब्यूरोक्रेसी से ये अपेक्षा करना कि वो निष्पक्ष होंगे, और जो संविधान निर्माताओं ने उनसे बड़ी बड़ी आदर्शवादी अपेक्षाएं की थी वैसा काम करेंगे, वैसा दरअसल पहले भी नहीं होता था। लेकिन जैसा प्रधान जी बोल रहे हैं, आजकल उसका स्वरूप और कहीं ज्यादा विकृत हो गया है। आफ्टर ऑल देखिए, हम लोगों ने भी इतने साल नौकरी की, ऐसा तो पहले नहीं होता था ना कि किसी को नौकरी खत्म होने के साल भर पहले ही उससे वीआरएस दिलवा के उसको पार्टी में ज्वाइन करवाओ, उसको एमएलसी बना के भेज दो, पार्टी में बड़े पद पे रख दो। थोड़ी बहुत, जैसा कि आंख की शर्म की बात कर रहे हैं, थोड़ा नहीं, और भी एग्जाम्पल थे। एक 74 बैच के सज्जन थे, उनका मुझको याद है, वो भी मतलब रिटायर हुए और चुनाव लड़ लिए। ठीक है, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, लेकिन उससे प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जब तक आप नौकरी में थे, आप निष्पक्ष थे भी कि नहीं थे, ये मुद्दा खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 17 जिलों में वायलेंस हुई, गोली 2 ही में चली है। क्या पुलिस इतनी असहाय थी? पुलिस का डंडा पर्याप्त होता है, 4 फुट का डंडा लेके 10 आदमी अगर चार्ज कर दें तो भीड़ में ऐसा कोई दुर्धर्ष योद्धा नहीं होता है कि उनके सामने खड़ा रह सके। आपकी नीयत नहीं है। नहीं, लेकिन अस्थाना जी, यहाँ तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता बम लेकर आए हैं और वो बहुत आराम से फ़ोन पर बता रहे हैं। मतलब वो पुलिस जो पत्रकारों के ट्वीट करने पर और जायज़ ट्वीट करने पर उन पर देशद्रोह और तमाम तरह के सीरियस मुकदमे दायर कर देती है, वही पुलिस चुपचाप बिल्कुल झिझकी हुई फ़ोन पर कह रही है कि बीजेपी वाले बम लेकर आए हैं। तो ये सब भी जो है हमने अपनी आंखों से ही देखा है। मैं राजनीतिक सवाल एक पूछना चाहती हूँ शरद प्रधान जी से। शरद जी, ये बताइए कि जो असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं उनको लेकर जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि दरअसल ये पूरी तैयारी, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एक भूमिका बनती है, एक माहौल बनता है, या देसी ज़बान में कहें तो एक हवा बनती है उस पार्टी की कि देखिए यहाँ जीत रहे हैं तो आगे भी जीतेंगे। क्या जो लॉलेसनेस, जो बिल्कुल कानून के राज का लगभग समाप्ति जो हमने देखा है अब ये पंचायत पोल में, क्या ये आपके अंदर एक आशंका, एक खौफ पैदा करता है कि क्या भारत में अब ये दिन भी आ गए हैं कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी नहीं बच पाएंगे, चुनाव भी हमारे यहाँ अब निष्पक्ष तरीके से, स्वस्थ तरीके से नहीं हो पाएंगे? देखिए, लोगों में तो एक खौफ सर्टनली पैदा हो गया है कि लोगों के हर जगह ये आम चर्चा हो रही है कॉमन लोगों में कि क्या ये जो आपने सवाल पूछा कि क्या अगले चुनाव में भी इसी तरीके की वायलेंस होगी, और जो स्टेट के पेट्रोनेज में, तो ये चीज है, ये चीज सब लोग कह रहे हैं बहुत स्कैरी हो गया है माहौल। और अगर असेंबली में भी ये होता है और असहाय हैं लोग, उसमें लोगों को मालूम है जो रेजिस्ट करेगा उसका हशर क्या होगा। जब एक पत्रकार के साथ ये हो सकता है कि उसको पीटने के बाद उससे मजबूर भी कराया कवर अप करने के लिए भी, ये ठीक है कि वो अंदर अंदर वो डर गया लेकिन उसने अपनी बात तो मनवाई ली। तो आम आदमी तो इस बात से खौफजदा है कि असेंबली इलेक्शन में इस तरीके की हरकत हुई तो हम अपने आप को कहां से बचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है आजकल, बात बात पे अलावा इसके कि देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, आपको टेररिस्ट भी डिक्लेयर करा जा सकता है। एक चीज मैं टू बी फेयर ऐड करना चाहूंगा। जी ठीक है, अखिलेश जी ने इसके ऊपर पर्याप्त विधवा विलाप किया है, लेकिन उनकी भी पर्याप्त उम्र हो गई है और वो ये प्रिटेंड न करें कि पार्टियों में बाहुबली होते हैं, इसका उनको पता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अखिलेश जी को एक विक्टोरियन मेडन की तरह से आचरण नहीं करना चाहिए, जिनके सामने अगर ब्लडी शब्द भी बोल दिया जाए तो बेहोश हो जाया करती थी। मतलब उनके पार्टी में भी बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी रहे हैं, इनफैक्ट इतने वरिष्ठ अपराधी रहे हैं कि हम लोग अपने आईएएस आईपीएस के बैच की तरफ बोलते थे कि ये 78 बैच के अपराधी हैं। मतलब उनका पहला 28 में रजिस्टर हुआ था, उसके बाद 5 दर्जन केस रजिस्टर हो गए। तो इस तरह से मतलब वो इतने भोले भी ना बने। मतलब नहीं, कोई भी नहीं है, ये तो मैंने कहा। नहीं, वो इस बात को स्वीकार कर लें कि जिस गेम को आप खेल रहे थे उसी गेम को दूसरे कहीं शातिर लोग आपसे बेहतर खेल रहे हैं, एंड दे बीटन यू इन योर ओन गेम। Absolutely, there is no doubt about शरद जी, लेकिन शरद जी, अखिलेश यादव, हो क्या गया है, मैं कह रही हूँ अखिलेश यादव या मायावती जैसे जो लोग या कांग्रेस पार्टी, इनके पास ऑप्शन क्या बचेगा अगर सरकारी मशीनरी रूलिंग पार्टी के फेवर में चली जाती है पंचायत चुनाव की ही तरह, तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या होगा? लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। देखिए, ये अगर होता रहा तो ये सोल्यूशन नहीं है।
और ये सही बात है कि वो तो टारगेट हो जाएंगे अगर वो इंडल्ज करेंगे उसी काम में। उनके सरकार इनकी है, उठा करके सारे ऑपोजिशन वालों को बंद कर देंगे। आपने देखा है कि बिना जुर्म करे कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट यूपी का अजय कुमार लल्लू, इनको इस बात पे बंद कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि प्रियंका गांधी ने ऑफर करी थी बसेस, माइग्रेंट लेबर जो फंसा हुआ था कोरोना वन के टाइम में, उनको शिफ्ट करने के लिए, और उन्होंने बसेस प्रोवाइड करी। अब ये स्टेट प्रेसिडेंट ने प्रोवाइड करी बसेस, उसमें कुछ नंबर ऑफ बसेस जो प्रॉमिस करे गए थे वो उन्होंने कह दिया नहीं साहब इतनी पूरी बसेस नहीं, झूठ बोला इन्होंने। उसके लिए उनको जेल भेज दिया गया और आप यकीन नहीं करिएगा 3-4 महीने तक उस शख्स की बेल नहीं। इनफैक्ट आज ही मैंने अभी बस आपका प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही वायर में जो एक आर्टिकल लिखा है, इंडिया द न्यू रिपब्लिक ऑफ फियर, इसमें एक पंच लाइन यही है कि अब तक तो आप बोल रहे थे कि मतलब जो आपका मूल मंत्र था शासन करने का कि ठोक दिया जाएगा, यानी आपको मार दिया जाएगा, उसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है, अब केस करने की लाठी लिए घूम रहे हैं, केस कर दिया जाएगा। मतलब आप छींक भी दोगे तो केस कर दिया जाएगा। इतने, इनफैक्ट मैंने कल भी एक इसके ऊपर ट्वीट किया था कि एक टेम्पलेट बना लीजिए एफआईआर का जिसमें कि जितने सेक्शन है, सेडिशन, यूएपीए, 505(2) सब कुछ डाल दिया जाए, जो लागू ना होता हो उसको काट दें, बाकी को टिक कर दें, खाली अभियुक्त का नाम और जगह भरना रह जाए, सबको दे दिया जाए। किसी भी थाने में दरोगा जी को दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े कि वो बेचारा ऑक्सीजन मांगने वाला केस जो था जिसमें कि उसके ऊपर कहानी गढ़ी गई कि वो घूम रहा है और घूमते हुए जनता को भड़का रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, ये वो, उतनी कहानी क्यों गढ़ो। एक टेम्पलेट एफआईआर का बना हुआ है, उसमें खाली नाम और जगह डालिए, केस हो गया, खत्म बात। देखिए यहाँ है तो एक आईएएस ऑफिसर है सूर्य प्रताप सिंह, 82 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी आधे दर्जन से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तो बेचारे को बलिया तक दौड़ाना पड़ रहा नहीं, है। और साफ तौर पर नहीं, अब मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा, लेकिन साफ तौर पर हम इन मुद्दों पर शायद हंस सकते थे, मजाक कर सकते थे, अगर ये इतना दुखदाई नहीं होता और अगर इतना हमारे लिए पेनफुल नहीं होता कि अपने सामने हमारी जनरेशन, हमारे लोकतंत्र को, एक बहुत ही मेहनत से अर्जित किए गए लोकतंत्र को उन लोगों के हाथों लुटते हुए देख रही है जिनके ऊपर इसकी रक्षा का जिम्मा है। और इसमें तमाम जो पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, कोई भी, या जज मैं कहूँगी, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता कि इस सब की बर्बादी में वो शामिल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।